किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवी प्रसाद शुक्ला है। मैं कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। आप सभी किसान भाइयों के लिए मैं कृषि से संबंधित बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूँ। तो उसी में आज मैं खेती किसानी से संबंधित ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिससे आप लोग बहुत ये कॉमन समस्या है सभी हमारे किसानों की। जैसे हम लोग खेती करते हैं तो उसमें 4 सबसे बड़ी ऐसी कौन-सी गलतियाँ करते हैं, जिनसे हमारी मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी कम होती है और कीट, बीमारियाँ बहुत ही ज़्यादा लगते हैं उसमें और हमारी लागत भी कम होती है और हमारे मनुष्य जो अ, हम लोगों में भी बीमारियाँ उससे कहीं न कहीं उसका प्रभाव पड़ता है। तो आज हम जानते हैं उससे क्या होता है कि लागत बहुत ज़्यादा हमारी आती है और हमारा कोई उससे फ़ायदा भी नहीं होता है। तो हम आज उसी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि पहला कारण कौन-सा है जिससे हमारी खेत में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं। पहला कारण है फसल चक्र। ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हमारे खेती में कारण है, क्योंकि सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि हमारे किसान भाई धान, गेहूं, धान, फिर ठंडी में सरसों उगा लेंगे, फिर धान उगाएंगे बरसात में, फिर क्या करेंगे इसमें अगर कोई चना उगाना चाहता चना ले लेगा फसल एक, फिर धान, फिर इसमें कोई मटर ले लेगा। तो यही हम सामान्यतः देखते हैं फसल के रूप में पूरे साल लेते हैं। तो क्या होता है कि सपोज करिए अगर धान में कीड़े का जो कीट है उसका जो साइकिल होता है, तो आप देखें ये हुआ है। आप देखेंगे ये अंडा से फिर लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से वयस्क। ये हमारे कीट का जो कीट है उसका ये साइकिल, इसी साइकिल से हमारे खेत में लगते हैं। जैसे सपोज करिए कि धान में तना छेदक, तना छेदक या गंधी बग, गंधी बग, ये अगर दो कीट लगते हैं तो जब हम धान उगाएंगे पूरे साल, अगर हर बरसात में जब धान ही उगाएंगे, धान की फसल लेंगे, तो क्या होगा तना छेदक और गंधी बग दोनों कीट इस पे अटैक करेंगे। अगर इसके जगह पे आप सपोज करिए कि खरीफ में हम मक्का ले लें, खरीफ में मक्का ले लें या कोई दलहनी फसल ले लें, या कोई दलहनी फसल ले लें, तो उसमें क्या होगा ये तना छेदक या गंधी बग उसमें काम नहीं करेगा, उसपे अटैक नहीं करेगा। तो हमारा क्या होगा कि उससे फायदा होगा। फायदा ये होगा कि हमारी लागत भी नहीं बढ़ेगी और ये कीड़े भी सारे जो कीट हैं ये भी हमारे धान में नहीं लगेंगे, क्योंकि ये जो कीट हैं ये धान ही में आएंगे। गेहूं में या मक्के में या दलहनी फसलों में इनका प्रकोप नहीं होगा। तो इसीलिए आप समझ गए होंगे कि फसल चक्र का क्या महत्व है। अगर हम फसल चक्र अपनाएंगे तो उससे क्या होगा कि ये जो कीट हैं ये उस पर अटैक नहीं करेगा। और हम बीमारी का उदाहरण अगर लेते हैं तो अगर धान में हम देखते हैं सबसे बड़ा अटैक होता है हल्दिया रोग। जो हल्दिया रोग होता है, हल्दी रोग, इसको कंडुआ भी बोलते हैं या फॉल्स स्मेट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर ये धान ही में आता है तो धान अगर हम नहीं लगाते हैं, धान की फसल नहीं लेते हैं, अगर दूसरी फसल लेते हैं तो उसमें हल्दिया रोग का प्रकोप नहीं होगा। तो आप इससे समझ जाएंगे कि अगर फसल चक्र का क्या महत्व। अगर इसमें गेहूं में देखते हैं, अगर गेहूं के जगह पे ठंडी में हम दूसरी फसल ले लेते हैं रबी में, तो क्या होता है कि रस्ट एक बीमारी लगती है
तो रस्ट का अटैक क्या होता है, उस पे दूसरी फसल पे नहीं होगा। तो फसल चक्र का ये महत्व है कि उससे क्या होगा कि हमारी खेती है वो भी अच्छी रहेगी, उर्वरता शक्ति भी रहेगी उससे, क्योंकि दलहनी फसल भी हम ले लेंगे उससे, और सीरियल भी ले लेंगे, जैसे धान गेहूं उसको भी ले लेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो चाहे कीट हैं, बीमारियां हैं, और उसमें उर्वरता शक्ति भी बनी रहेगी। तो आप आशा है कि समझे होंगे कि फसल चक्र का क्या महत्व है। अगर एक ही फसल, सोचिए कि एक ही फसल अगर लंबे समय तक लेंगे तो उसका कीटों का अटैक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बीमारियों का, या उसमें जो रोग लगने वाले हैं उनका भी प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए। आइए, दूसरा क्या कारण है सबसे बड़ा जिससे हमारे बीमारियां और कीट ज्यादा लगते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है अधिक दवाइयों का प्रयोग। हम लोग देखते हैं दिन प्रतिदिन किसी का डोज बहुत ज्यादा, अगर चाहे कीटनाशक हो या फंजीसाइड हो, उसका हम लोग डोज बढ़ाते रहते हैं। जैसे आप सोचिए कि कोराजेन का प्रयोग हम लोग पहले किसके लिए था, जो गन्ने में सूट बोरर के लिए था। जो सूट बोरर है उसके लिए इसका प्रयोग प्रयोग किया जाता था। लेकिन कोराजन का हम लोग आज सभी फसलों में उपयोग करते हैं, चाहे धान हो, चाहे गेहूं, सभी फसलों के लिए, चाहे सब्जी हो, उसके लिए, और इसका हाई डोज हम लोग बढ़ाते रहते हैं। या कोई भी कीटनाशक है उसका हम उपयोग करते हैं। तो अगर हम फसल चक्र अपनाते हैं तो हमें ये जो दवाइयां हैं उसका उपयोग हमें कम करना पड़ेगा, चाहे पेस्टिसाइड में फंजीसाइड हो, और चाहे हमारा इंसेक्टिसाइड हो। जैसे अगर सपोज करिए, अगर हम कोई भी कीट के लिए, हल्दी रोग के लिए सपोज करिए कि हम ट्यूबरकोनाजोल या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कोई भी फंजीसाइड हम उपयोग करते हैं। तो हम जब धान अगर नहीं लगाएंगे जिसमें हल्दिया रोग लगता है, तो हमें दवाइयों का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। अगर हम अधिक दवाइयों का, जो पेस्टिसाइड है, इसका उपयोग करते हैं तो उससे क्या नुकसान है हमारे खेत में, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे जो हमारे लाभदायक जो हमारे कीट हैं, जिन्हें मित्र कीट भी कहा जाता है इनको, ये क्या होते हैं, जब हम इसका स्प्रे करते हैं, दवाइयों का उपयोग करते हैं, कीटनाशक या फंजीसाइड का, तो उससे क्या होते हैं, जो हमारे जब कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो हमारे जो लाभदायक कीट हैं, जिनको जो कीट हमारे शत्रु कीट हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको क्या करता है कि ये खाते हैं, उन पे अटैक करते हैं, उनको मारते हैं, खाते हैं, उनका ये भोजन होता है। लेकिन जब हम ये नहीं जानते हैं कि जब हम अधिक दवाइयों का उपयोग करते हैं तो हमारे मित्र कीट मर जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि कीटों की संख्या और अधिक बढ़ जाती है, और हम लोगों का नुकसान अधिक होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि अगर खेत में हम दवाइयों का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, कीटनाशक का अधिक उपयोग करते हैं, तब आप देखते होंगे कि हमारे कीट जो है बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें और अधिक हो जाते हैं। इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारे जो मित्र कीट हैं, लाभदायक कीट हैं, जो उन कीटों को मारते हैं, खाते हैं, वो कीट क्या होते हैं, इस दवाइयों के द्वारा मर जाते हैं। और सोचिए, उससे हमारी मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है, जो मिट्टी है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी कम होती है। क्योंकि इसमें जो हमारे बेनिफिशियल, जो लाभदायक हमारे बैक्टीरिया वगैरह हैं, क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, उससे अगर मिट्टी पे हमारे जाएगा उसकी बूंद, तो उससे क्या होगा कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी हमारी कम होती है। तो लागत भी हमारी ज्यादा होगी, हमारे कीट भी ज्यादा उसमें अटैक करेंगे, और उससे क्या होगा कि आप देखेंगे मिट्टी भी हमारी खराब होगी। तो आप लोग फसल चक्र अपनाएंगे तो इन दवाइयों का उपयोग हमें कम करना पड़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा कारण देखते हैं कि क्या है।
तीसरा सबसे बड़ा कारण है उथली जुताई करना। सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा उथली जुताई करते हैं। गहरी जुताई हमें हमेशा करना चाहिए। जैसे हम लोग रोटावेटर का उपयोग करते हैं, रोटावेटर 4 से 5 सेंटीमीटर हमारी जमीन में जुताई करता है, हमारी मिट्टी की जुताई करता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो जमीन के बहुत गहराई तक, जैसे अगर 15 से 20 सेंटीमीटर तक जुताई करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि नीचे जो हमारे ये अंडे बैठे हुए हैं या लार्वा या पीपा बैठा हुआ है, तो वो क्या करता है, ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा कि मर जाएंगे, या हमारे जो लाभदायक कीट हैं उनको खा जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो अगली फसल है उसमें कीट का क्या होगा कि अटैक नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंडा या लार्वा पीपा इसी जुताई में वो समाप्त हो गया है। और इससे बहुत सारे फायदे होंगे। मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी अच्छी रहेगी। क्यों? मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी बहुत अच्छी रहेगी। क्यों? आप देखेंगे कि जब इसका एरेशन, हवा का आवागमन भी अच्छा रहेगा, और जो पानी है, पानी का बढ़िया संचार होगा, तो बहुत सारी चीजें इससे फायदा होंगे। जो हमारे माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरिया है, वो भी अच्छे से एक्टिव होंगे। तो और इसमें खरपतवार खरपतवार ये भी जो हमारी घास होती है वो भी कम हो जाएगी। तो आप सोचिए कि कितने, अगर हम गहरी जुताई करते हैं तो कितने हमारे उससे कितना फायदा होता है। इसीलिए हमें गहरी जुताई करनी चाहिए, रोटावेटर को ज्यादा प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। और हम देखते हैं कि चौथी सबसे बड़ी कौन सी गलती है जिससे कीट और बीमारियां अधिक फैलते हैं। आप देखते होंगे चौथा, असंतुलित उर्वरकों का उपयोग। आप लोग सभी हमारे किसान भाई जानते हैं, हम लोग केवल दो ही खाद का उपयोग करते हैं, चाहे वो डीएपी हो, दूसरा एक डीएपी और दूसरा क्या है, यूरिया। हमें, आप जानते हैं कि 17 पोषक तत्वों की हमारे पौधे को आवश्यकता होती है, 17 पोषक तत्व। लेकिन डीएपी देते हैं, डीएपी के माध्यम से नाइट्रोजन और फास्फोरस दो दे देते हैं, और यूरिया के माध्यम से उसमें भी नाइट्रोजन होता है। लेकिन हमें पोषक तत्वों की, पौधे की कितनी जरूरत होती है, 17 पोषक तत्वों की। आप सोचते हैं अगर हम 17 पोषक तत्व या उसमें जो भी पोषक तत्व की मात्रा है, उर्वरक का उपयोग है, अगर हम संतुलित मात्रा में करेंगे तो कीट उसमें, कीड़े नहीं लगेंगे, कीट नहीं लगेगा, बीमारियां उसमें नहीं लगेंगी। मैं एक उदाहरण देके आपको समझाता हूँ। सपोज करिए अगर हम नाइट्रोजन का, यूरिया का, नाइट्रोजन मतलब यूरिया का उपयोग हम अगर सपोज करिए कि गेहूं में या धान में 105 किलो करना चाहिए। अगर वैसे तो हमें मिट्टी के जांच के आधार पे इन उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। अगर हम मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं तो एक वैज्ञानिक आधार पे मैं बता रहा हूँ आपको, 105 किलो के लगभग हमें यूरिया का उपयोग करना चाहिए। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अगर धान में 4 से 5 बैग, 4 बैग 1 एकड़ में कर देते हैं उपयोग, तो उससे क्या होता है कि कीट हो या बीमारियां हो, उससे बहुत ज्यादा फैलते हैं। क्योंकि यूरिया का हमारे जो फसल में उपयोग बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत ही हाईली मोबाइल होता है उपयोग, है उसको टिलर, उसके कल्ले बढ़ाने में, उसका क्लोरोफिल डेवलप करने में, प्रोटीन बनाने में, और हरा रखने में, बहुत सारी चीजों में मदद करता है। लेकिन अगर अधिक हम यूरिया का उपयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि बीमारियां अधिक फैलते हैं, या कीड़े का अटैक उसमें ज्यादा होता है, क्योंकि पौधा कोमल हो जाता है, और उससे जो हमारे खरपतवार हैं उससे और ज्यादा फैलते हैं। ठीक है। दूसरा, फास्फोरस का, हम लोग अगर डीएपी डालते हैं तो आप सोचिए कि अगर 1 एकड़ में 1 बैग डीएपी अगर उपयोग करते हैं तो 23 किलो उसमें फास्फोरस हमें मिल जाता है। लेकिन अगर सुपर हम लोग उपयोग करते हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट,
तो उसमें 2 ही बैग का हम लोग उपयोग करते हैं। तो आप सोचिए 23 किलो डीएपी से हम दे रहे हैं, अगर 1 बैग डीएपी का उपयोग कर रहे हैं, अगर सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग कर रहे हैं तो 2 बैग कर रहे हैं, तो इससे कितना मिलेगा हमको? 16 किलो ही फास्फोरस मिलेगा। तो आप सोचेंगे कि फास्फोरस हमें अगर 23 किलो 1 एकड़ में जरूरत है, तो 23 किलो हमें क्या होता है कि 16 किलो ही फास्फोरस मिलता है। तो हमें 2 बैग उपयोग ना करके हमें इसका 3 बैग उपयोग करना चाहिए, तभी क्या होगा कि 23 किलो हमारी जो फास्फोरस की मात्रा है वो संतुलित होगी हमारे पौधों में, हमारे फसलों में। तो और तीसरा सबसे बड़ा हम देखते हैं कि पोटास की मात्रा। आप देखते होंगे पोटास एक सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यही पौधों में क्या करता है कि पौधे में जितना भी, चाहे सूखा सहन करने की क्षमता हो, चाहे गर्मी, कुछ गर्मी, सूखा, बरसात, ठंडी, जो भी है, जो हमारे पौधे में सहने की क्षमता है, वो पोटास ही उसको लड़ने की क्षमता देता है। और उसमें जो कीट और बीमारियां लगते हैं उससे भी ये कीट हैं या कोई भी बीमारियां हैं उससे लड़ने में ये हमें पोटास मदद करता है। तो आप सोचेंगे कि पोटास हम लोग, हमारे किसान भाई नहीं डालते हैं, तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। और दूसरे पोषक तत्व तो हम लोग देखते हैं कि चाहे जिंक हो, चाहे बोरान हो, चाहे मैंगनीज हो, चाहे मैग्नीशियम सल्फेट हो, चाहे जो भी पोषक तत्व, चाहे लोहा है, इसका उपयोग करने से क्या होता है कि जो पौधे की उपपची क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, उससे क्या होता है कि उसको सहायता मिलती है। तो हमें क्या करना है कि सारे पोषक तत्व, जैसे 17 ये पोषक तत्व हैं, सभी पोषक तत्वों का हमें लगभग कहीं ना कहीं उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उसमें एंजाइम्स सिक्रेट होंगे और पौधा हमारा हेल्दी होगा, अस्वस्थ नहीं होगा। आप सोचिए कि कोई भी बीमारी कब लगती है? जब हमारा पौधा कमजोर होता है, स्वस्थ नहीं होता है, हेल्दी नहीं होता है, तब उसमें बीमारियां लगती हो, चाहे वो ह्यूमन में हो, मनुष्य में हो, चाहे पौधे में हो। तो क्या करना है कि हमें पौधे में संतुलित उर्वरक का उपयोग करना है। आप देखेंगे, आप देखते हैं जो 4 मैंने आज कारण बताए, पहला क्या है कि फसल चक्र का उपयोग हमें करना है, जिससे आप देखते हैं कि हमें दवाइयों का कम उपयोग करना पड़ेगा, हमारी उर्वरता शक्ति भी अच्छी रहेगी और कीट भी कम आएंगे। और अधिक दवाइयों का उपयोग हमें नहीं करना है, अगर करेंगे तो उससे आप सोचते हैं कि हमारे मित्र कीट मरेंगे, जिससे क्या होगा, हमें नुकसान होगा। उथली जुताई हमें नहीं करनी है, हमें इसके जगह पे गहरी जुताई करनी है। और चौथा सबसे बड़ा कारण क्या है, असंतुलित उर्वरकों का उपयोग ना करके हमें संतुलित उर्वरक का उपयोग करना है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो हमारे किसान भाई, संभवतः आप लोगों को ये जो मैंने आज बताया, ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप पूरा लेक्चर को देखिए और किसान भाई को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे संबंधित कोई भी अगर प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।